नमस्कार। नई उम्मीदों और नए हफ्ते के पहले दिन के साथ नए सवेरे की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तो आज का दिन देश और दुनिया के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि विश्व मंच पर भारत की गूंज फिर से तेज होने वाली है। स्वीडन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आज पहुंच रहे हैं नॉर्वे। इसके साथ आज का दिन और भी इसलिए खास है क्योंकि केरलम के लिए आज कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के हाथ में होने वाली है केरलम की बागडोर। साथ ही खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी मेले कान की बात करेंगे, खेल, टेक और सेहत की भी बताएंगे आपको हर छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ ही अखबारों में क्या कुछ है खास वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, और सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। स्वीडन यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान। भारत का स्वीडन के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर। पीएम ने कहा, भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के जरिए समस्याओं के समाधान का समर्थक। नॉर्वे की ऐतिहासिक यात्रा पर आज ओस्लो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा। भारत नॉर्डिक समिट और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। पुलिस सेवा, डिजिटल सुविधा और जन कल्याण योजनाओं को देंगे नई रफ्तार। नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की भी होगी समीक्षा। आज से कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के हाथ में होगी केरलम की बागडोर। 20 मंत्री भी लेंगे शपथ। कैबिनेट में पहली बार शामिल होंगे 14 नए चेहरे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। 40 साल से अधिक उम्र वाले भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन। और यानिक सिनर ने इटालियन ओपन जीतकर पूरा किया करियर गोल्डन मास्टर्स। सबसे कम उम्र में सभी मास्टर्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने सिनर। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। नया सवेरा में सबसे पहले खबर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा से भारत और स्वीडन के संबंधों को नए पंख लग गए हैं। दोनों देशों ने अपने रिश्तों की रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय जोड़ा है। जी हां, और क्या कुछ खास रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान, सबसे पहले देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ साझा वक्तव्य में पीएम ने मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। पीएम ने लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव बताया। कहा कि आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसे लोकतंत्रों के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव
डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। स्वीडन के पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। The decisive conclusion of the India-EU Free Trade Agreement is largely due to the foresight, the determination and the personal leadership of Prime Minister Modi and President von der Leyen. Thank you both very, very much. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत EU FTA से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सम्मेलन को भी संबोधित किया। यूरोप के प्रमुख इंडस्ट्री लीडरों को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत में तेजी से हो रहे सुधारों की चर्चा की। पीएम ने मजबूत भारत यूरोप आर्थिक साझेदारी पर बल दिया। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। पीएम ने स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। स्वीडन में पीएम का अभिनंदन भी बेहद भव्य हुआ। गोथेनबर्ग में पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी जनसमूह उमड़ आया। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित शाही सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 31 पहुंच चुकी है। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने थे। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदार की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजरायल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया के अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है।
श्रीलंका ने श्रीलंका के मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकार्यता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत स्वीडन के बीच उपहारों का आदान प्रदान भी काफी दिलचस्प रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री को शांति निकेतन मैसेंजर बैग, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि और मणिपुर की लोकतक चाय के साथ ही लद्दाख का बना मफलर भेंट किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया को गोंड पेंटिंग और एक पुस्तक भी भेंट की है। तो आइए अब बात कर लेते हैं, जब स्वीडन की सफल यात्रा हुई है तो अगले लेग के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं कृतिका नॉर्वे। बिल्कुल, और नॉर्वे की अगर हम देखें तो स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के लिए रवाना होंगे और आज ही ओस्लो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की ये पहली यात्रा होगी और पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्डिक व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारत नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी तथा समुद्री अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों को और मजबूत करने के बारे में भी बातचीत होने की संभावना है। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल आयोजित होना है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो, आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टून फ्रास्टडॉटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही ये शिखर सम्मेलन प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा, स्थिरता, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा, अंतरिक्ष और आर्कटिक क्षेत्र में भारत तथा नॉर्डिक देशों के बीच संबंधों को अधिक रणनीतिक स्वरूप प्रदान करेगा। तो आज नॉर्वे पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद ही खास ये दौरा भी माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और स्वीडन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचेंगे और 43 वर्षों बाद नॉर्वे की सरजमी पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री कदम रखेगा। और साथ ही साथ यूरोप में जिस तरीके से भारत और यूरोप के अलग अलग देशों के साथ संबंध इस समय मजबूत हो रहे हैं, उसमें नॉर्वे की यात्रा ये कड़ी भी बेहद अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का ये चौथा चरण है, जहां चौथे चरण में वो स्वीडन के बाद अब नॉर्वे की यात्रा करते हुए नजर आएंगे। और आज नॉर्वे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सम्राट हेराल्ड पंचम से भी मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही महारानी सोनिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी है। तो अपने आप में बेहद ही खास और बेहद ही अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा, क्योंकि खास बात इसमें यह है कि 43 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ये यात्रा करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि नॉर्डिक देशों के अगर महत्व की हम बात करें तो नॉर्डिक देश जो है मिलकर यूरोप की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और नॉर्डिक क्षेत्र का प्रति व्यक्ति जीडीपी ईयू से
डबल है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि नॉर्वे में इस समय मौजूद हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचेंगे और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो किस तरीके की कूटनीतिक और रणनीतिक, और साथ ही खास बात यह कि 43 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि देखिए ये जो नॉर्डिक देश है और खास करके नॉर्वे, ये सारे जो देश हैं तकनीकी मामले में काफी महत्वपूर्ण है। और आज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ती जा रही है, वैसे में ये जो नॉर्डिक देश है, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, आइसलैंड हो, या और भी जो 2 नॉर्डिक देश है, उन सारे देशों के साथ ये खासियत ये है कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि ग्रीन शिपिंग, जो जहाज, पानी के जहाज है, उनमें भी जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, उसमें ऐसी तकनीक के माध्यम से जो कार्बन उत्सर्जन न करे, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक इनके पास होती है। और इसके अलावा इनका जो गुड गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशंस है, स्मार्ट गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस है, उसके साथ ही साथ ये जो बैटरी आप देखते हैं, बैटरी रिचार्जेबल बैटरीज है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और जो भी इलेक्ट्रिक जो स्टोरेज की बात है, जो स्टोर करते हैं, कार्बन स्टोर करते हैं, इन सारी चीजों की तकनीक जो है इन देशों के पास काफी महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रधानमंत्री स्वीडन के बाद जब यहाँ आ रहे हैं, नॉर्वे आ रहे हैं, तो एक तरीके से दोनों एक मिली जुली इकोनॉमी है, स्वीडन हो या नॉर्वे हो या अन्य भी जो नॉर्डिक देश है। और नॉर्वे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक बहुत ही लंबे समय से भारत के साथ नॉर्वे का चल रहा है। नॉर्वे की कई कंपनियां हमारे यहाँ काम करती है, तकरीबन 90 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही है नॉर्वे में। हमने यहाँ कई बिजनेस समुदाय के लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि हम भारत में और ज्यादा काम करने को इच्छुक हैं। और खास करके भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि ग्रीन फील्ड है, जिसमें कि खास करके रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो भी इस तरह के जो क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हो सकते हैं, इन सारे में काम करने की बहुत संभावनाएं हैं भारत और नॉर्डिक देशों को मिलकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 9:30 बजे यहाँ के समय के हिसाब से पहुंचेंगे। 12 बजे उनका जो है वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी, एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग होती है, और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। उसके बाद प्रेस को संबोधन करेंगे। उसके बाद इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट होगा। और इस तरीके से जो है सो आज का पूरा कार्यक्रम है। और कल यहाँ नॉर्डिक सम्मेलन होगा, जिसमें कि नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जी बिल्कुल। तो दशकों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की बर्फीली वादियों में अपने विकास की गर्मी बिखेरेगा। ऐसे में अखिलेश देखें तो ब्लू इकोनॉमी से लेकर हम देखें ग्रीन टेक तक, नॉर्वे लगातार कई तरक्की जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भारत के लिए क्या क्या अवसर मौजूद हैं, और जब भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश पास आते हुए और सहयोग बढ़ाते हुए नजर आएंगे? देखिए, नॉर्डिक देश के साथ जो सहयोग है उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि हमारे साथ संभावनाएं हैं। और खास करके जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी है, जो कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाला देश है, और यहाँ जो है तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में हो रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से विकास हो रही जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत आता है। और ऐसे में हमें ऐसे तकनीक की जरूरत है जो पर्यावरण को प्रदूषित न करे, कार्बन उत्सर्जन न करे, और जो है हमारे विकास जो गति है उस गति को भी तेज करे। तो इस मामले में हमने देखा है यहाँ नॉर्डिक देशों के पास, देखा यहाँ का जो पूरा पर्यावरण है वो कितना स्वच्छ है। और ऐसे स्वच्छ पर्यावरण को, वातावरण को हम कैसे भारत में भी ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि हमारा विकास भी होता रहे और हमारे पास जो है प्रदूषण फैलाने के संसार की जो आशंकाएं हैं वो सारी खत्म हो। दूसरा जो शिपिंग है, शिपिंग एक बहुत महत्वपूर्ण, नॉर्वे को माना जाता है कि शिपिंग यहाँ काफी मजबूत स्थिति में है। और खास करके जो यहाँ का जो पूरी शिपिंग में ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है जो कार्बन उत्सर्जन तकरीबन नहीं करते हैं। तो शिपिंग भी जो हमारा, चूंकि भारत में भी बड़े पैमाने पे शिपिंग शुरू करने की बात है। हमारा जो सी कोस्ट है काफी बड़ा सी कोस्ट है, 3 तरफ से भारत जो है वो सी
तकनीकों से जुड़ा हुआ है और ऐसे में हम शिपिंग व्यवसाय को काफ़ी बढ़ाने के इच्छुक हैं। भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने की इसमें घोषणा की है, तो ऐसे में जो है नॉर्वे के साथ हमारा संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा जो पूरी बैटरी का जो सिस्टम है, हमारे पास रिचार्जेबल बैटरी का सिस्टम, वो हमें नॉर्वे के पास से मिल सकता है। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन में भी नॉर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कल ही मैं बात कर रहा था यहाँ के जो एक एश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि क्या करती है कि वो सर्टिफिकेशन करती है कि हमारे यहाँ मान लीजिए कोई भी कंपनी काम करने वाली है, हमारे यहाँ वो काम करने की क्या स्थितियां हो सकती है। तो इस तरह एश्योरेंस कंपनी में भी नॉर्वे की महारत हासिल है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में नॉर्वे और भारत मिलकर साथ साथ काम कर सकते हैं। पुराना नॉर्वे का इतिहास रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो उस बातचीत में दोनों तरह की चीजें शामिल होगी। एक तो कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके दुनिया में, और दूसरा है कि किस तरह से विकास कार्यक्रमों में जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो शून्य कार्बन करने की जो लक्ष्य है भारत का, उस लक्ष्य में दोनों देश साथ साथ चले, कोलैबोरेट करें। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें अखिलेश, तो कहीं ना कहीं व्यापार समझौते भी होते हुए नजर आ सकते हैं। किस तरीके से व्यापार दोनों देशों में सहयोग बढ़ेगा व्यापार को लेकर के अखिलेश? निश्चित तौर पे व्यापार जो है वो भारत और नॉर्वे के बीच में होने वाला एक महत्वपूर्ण अवयव है और व्यापार में भी दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाएं हैं। भारत जिस तरह से भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि ये नॉर्वे जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है। और नॉर्वे के पास माना यह जाता है कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर का उनके पास सोवरेन वेल्थ है, सोवरेन फंड इसको बोलते हैं, पेंशन फंड भी बोलते हैं। तो 1.8 बिलियन डॉलर का निवेश भारत उनके पास है, जिसमें कि बड़े पैमाने पे वो निवेश करने की बात सोचते हैं। 100 बिलियन डॉलर का निवेश की उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान व्यापार और ज्यादा किन किन क्षेत्रों में निवेश किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, इसके बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। बातचीत के बाद सहयोग आगे बढ़ेगा। ब्लू इकोनॉमी हो, ग्रीन टेक हो या व्यापार हो, देखना होगा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से कितना खास रहता है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर वो हैं और कल उनका रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। जी हाँ, और अमित शाह आज रायपुर में पूरे प्रदेश के लिए डायल 112 सेवा के विस्तार की शुरुआत करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बस्तर के नितनार में देश के लिए एक नए मॉडल की भी शुरुआत की जाएगी। यहाँ पुलिस कैंप को जन सुविधा केंद्र में बदला गया है, जहां स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी आयोजित होनी है, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, सीमावर्ती मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार इसे नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास आधारित मॉडल की बड़ी शुरुआत के तौर पर देख रही है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब केरलम की, जहां आज नई सरकार शपथ लेगी। जी हां, कांग्रेस नेता वी.डी. सतीसन मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे और शपथ समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। दोनों दिल्ली से केरलम के लिए रवाना हो चुके हैं। सतीसन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ कैबिनेट की घोषणा की। सतीसन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए सतीसन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे।
कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML को 5 पद दिए गए हैं। केरलम कांग्रेस, जोसेफ रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी को एक एक पद दिया गया है। इसके अलावा तिरुवंचूर राधाकृष्णन विधानसभा के अध्यक्ष और शनिमोल उस्मान उपाध्यक्ष होंगे। तो आज केरल में 20 मंत्री शपथ लेने वाले हैं और VD सतीशन ने सरकार बनाने की घोषणा की, जिसमें 14 नए चेहरे शामिल होंगे। कांग्रेस में को भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 11 मंत्री जो है वो आज शपथ लेने वाले हैं। तो आज का दिन केरलम की राजनीति के लिए बेहद खास रहने वाला है। देख सकते हैं आप ग्राफिक्स के जरिए कि सतीशन की कैबिनेट कैसे होने वाली है और कौन कौन से मंत्री जो है वो शपथ लेने वाले हैं। मॉन्स जोसेफ उसमें शामिल हैं, अनूप जेकब, शिबू बेबी जॉन, CP जॉन, ये कुछ ऐसे बड़े नाम जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। AP अनिल कुमार, PC विष्णुनाथ, N शमसुद्दीन, रोजी M जॉन। इसके साथ ही बिंदु कृष्ण, KM शाजी, M रिजू, PK बशीर ये भी आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। VE अब्दुल गफूर, KA तुलसी, T सिद्दीकी, OA जनीश भी आज शपथ लेंगे। और इसके साथ ही के मुरलीधरन, PK कुन्हालीकुट्टी, रमेश चन्नीथला, सनी जोसेफ भी आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो केरल में आज शपथ ग्रहण जिस पर हर किसी की नजर है और खास बात देखें तो 20 मंत्री भी आज शपथ लेंगे, जिसमें 14 नए चेहरे भी शामिल हैं। तो केरल में विधानसभा चुनावों में UDF को बड़ी जीत हासिल हुई थी और UDF ने सरकार बनाने की घोषणा की और सरकार बनाने की घोषणा के साथ ही आज का दिन केरलम की राजनीति के लिए खास, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है और 20 मंत्री आज एक साथ शपथ लेंगे। VD सतीशन के अंतर्गत ये पूरी कैबिनेट का गठन हुआ है। VD सतीशन मुख्यमंत्री के तौर पर केरलम की राजनीति को आगे संभालते हुए नजर आएंगे। और वहीं अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां शुभेंदु सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा अहम फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने विभिन्न श्रेणियों की सरकारी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने संबंधी एक अधिसूचना जारी कर दी है, जहां वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्रुप A पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष और ग्रुप B पदों के लिए 44 वर्ष तथा ग्रुप C और D पदों के लिए 45 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी संगठनों, वैधानिक निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों में होने वाली भर्तियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। हालांकि जिन पदों पर पहले से ही 41 वर्ष से अधिक आयु सीमा लागू थी, वहां पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। सरकार की यह नई अधिसूचना 11 मई से लागू मानी जाएगी, जो राज्य में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने ओडिशा का अपना महत्वपूर्ण 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरा इस समय शुरू कर दिया है और पार्टी के शीर्ष पद को संभालने के बाद ये उनकी राज्य की पहली यात्रा है। रविवार को बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और अन्य नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आज नितिन नवीन की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद जिला स्तरीय कार्यशालाओं में पार्टी के जिला कैडर को प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण दिया जाएगा। सामल ने बताया कि पंचायत चुनाव की योजना स्थानीय नेताओं के अनुभव और सुझावों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रमुख आगामी चुनावों से पहले राज्य इकाई को मार्गदर्शन भी देंगे। ओडिशा की बीजेपी इस दौरे को आगामी चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का बड़ा अवसर भी मान रही है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। आज से 23 मई तक चलने वाली इस बैठक में भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना एक साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित इस सभा में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भविष्य के लिए तैयार, मजबूत और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए निर्माण पर भी चर्चा की जाएगी। आइए अब हमारे खास सेगमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सोमवार है तो आज आपको समझ आ चुका होगा कि हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए साइंस की दुनिया से जुड़ा हमारा खास सेगमेंट साइंस स्पार्क। क्या कुछ स्पेशल है कृतिका, क्या है आज स्पेशल? बिल्कुल भावना, अपने दर्शकों को बता दें कि आज साइंस स्पार्क में हम बात करेंगे ब्रह्मांड
अंतरिक्ष और उससे जुड़े हुए रहस्यों पर लिखी 19 साल की अन्वय शेवकर की किताब वाई स्पेस हैज 3 डायमेंशंस की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे ही क्यों जा सकते हैं? मतलब हमारी दुनिया 3D यानी कि 3 डायमेंशन वाली ही क्यों है? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास केवल 3 ही डायमेंशन है? 2 क्यों नहीं, या 4 से ज्यादा क्यों नहीं? या फिर हमारे पास 10 से 12 दिशाएं क्यों नहीं है, सिर्फ 4 ही क्यों है? ये तमाम अहम सवाल हैं। सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिक इसे बस सच मानकर चलते रहे हैं, लेकिन किसी ने गहराई से यह नहीं पूछा कि हम दाएं और बाएं, आगे से पीछे और ऊपर से नीचे आखिर इन 3 डायमेंशंस में ही क्यों हैं। इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया है पुणे के एक 19 साल के, जी हां 19 साल के युवा अन्वय शेवलकर ने। अन्वय ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसका नाम है वाई स्पेस हैज 3 डायमेंशंस, जो आजकल विज्ञान की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह किताब हमें इसरो के चंद्रयान मिशन से लेकर ब्लैक होल की गहराइयों तक लेकर जाती है और समझाती है कि ये 3 डायमेंशन हमारे ब्रह्मांड के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए साइंस स्पार्क के सेगमेंट में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो विज्ञान की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर यह किताब है क्या और ये बाकी साइंस की किताबों से अलग कैसे है? सीधी बात यह है कि अन्वय की यह किताब दुनिया की पहली ऐसी किताब है जो पूरी तरह से इसी एक सवाल पर टिकी हुई है कि स्पेस के 3 ही आयाम यानी कि डायमेंशंस क्यों हैं। अक्सर हम जो विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं वो विदेशी लेखकों की होती हैं और उनमें विदेशी वैज्ञानिकों की ही बातें होती हैं, लेकिन अन्वय ने इस किताब में भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों जैसे अशोक सेन और शिराज मिनवाला के काम को दुनिया के सामने रखा है। यह किताब सिर्फ पढ़ने वाली पढ़ाई नहीं बल्कि एक रोमांचक सफर की तरह है जो बताती है कि स्पेस कोई खाली जगह नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो लगातार इन डायमेंशंस के जरिए खुद को बैलेंस किए हुए है। बीइंग एन एरोस्पेस स्टूडेंट, मैंने कक्षा 10वीं से बहुत ब्रह्मांड को समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था और आज तक लगभग मैंने 60 से 70 किताबें पढ़ी होंगी। एंड every book had one similarity, that is they used to start with a western context, और in fact जब भी मैं book store जाता था there were used to be very less books written by Indian authors. So today when I see this book as an Indian, I'm really proud to see it because it is the first book on why space has 3 dimensions, that too on such a profound deep mystery of the universe. इस किताब के हिसाब से अंतरिक्ष के 3 आयाम होने के पीछे असली वैज्ञानिक कारण क्या है? अन्वय अपनी किताब में एक बहुत ही नया और अनोखा आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि अंतरिक्ष कोई खाली डिब्बा नहीं है बल्कि ये क्वांटम उलझाव यानी कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के धागों से बुना हुआ एक कपड़ा है। जैसे एक छोटे से चिप में बहुत सारी जानकारियां भरी हुई होती हैं, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड भी सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, बना भी हुआ है। विज्ञान के हिसाब से 3 आयाम ही वो परफेक्ट नंबर है जिसमें ब्रह्मांड की सारी जानकारी एकदम सुरक्षित और सही तरीके से फिट हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति ने 3 आयाम इसलिए चुने क्योंकि इसी में हमारा ब्रह्मांड सबसे अच्छी तरह से काम कर सकता है। 3 डायमेंशन वाली थ्योरी पर वैज्ञानिकों का क्या मानना है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष का 3 आयामी होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि जीवन और भौतिकी की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि 3 से अधिक आयाम यानी कि डायमेंशन होने पर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण इतना अस्थिर हो जाता है कि ना तो ग्रह अपनी कक्षा में टिक पाते और ना ही तारे बन पाते, जबकि 2 आयामों में हमारे शरीर जैसी जटिल जैविक संरचनाएं संभव ही नहीं होती। आधुनिक भौतिकी विशेष रूप से होलोग्राफिक सिद्धांत और क्वांटम उलझाव यानी क्वांटम एंटेंगलमेंट के आधार पर यह तर्क देती है कि अंतरिक्ष असल में बुनियादी सूचनाओं के आपस में जोड़ने से
उभरता है, जहां 3 आयाम ही सबसे सटीक गणितीय ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड की सूचनाएं बिना नष्ट हुए सुरक्षित और संतुलित रह सकें। सरल शब्दों में इसे कहें तो दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पेस एक बुने हुए कपड़े की तरह है, जिसकी 3D बनावट ही इस ब्रह्मांड को काम करने और हमारे जैसे जीवन को फलने फूलने का सबसे स्थिर मंच देती है। ब्रह्मांड, ब्लैक होल और क्वांटम को लेकर किताब में क्या खास है? मान लीजिए कि अगर आप इसरो में एक इंजीनियर हैं और चंद्रयान 3 जैसे मिशन की दिशा तय कर रहे हैं। किसी भी अंतरिक्ष यान की सही जगह बताने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें बतानी पड़ती हैं। जी हां, सिर्फ 3 चीजें। वो कितना आगे पीछे है, कितना दाएं बाएं है और कितना ऊपर और नीचे है। यानी हमारी पूरी दुनिया और अंतरिक्ष 3 दिशाओं या 3 डायमेंशंस में काम करते हैं। यह कहानी चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता से शुरू होती है और फिर हमें आइंस्टीन के स्पेस टाइम, स्टीफन हॉकिंग के ब्लैक होल्स, क्वांटम फिजिक्स और होलोग्राफिक यूनिवर्स जैसे अद्भुत विज्ञान की दुनिया में लेकर जाती है। किताब समझाती है कि शायद स्पेस कोई खाली जगह नहीं, बल्कि क्वांटम कनेक्शंस यानी कि बेहद सूक्ष्म अदृश्य रिश्तों से बना हुआ एक जाल हो सकता है। यानी अंतरिक्ष कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि लगातार बनने वाली एक प्रक्रिया हो सकती है। इसमें भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को भी खास तौर पर दिखाया गया है, जिसमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से लेकर आज के क्वांटम कंप्यूटर रिसर्च तक शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो ये किताब ब्रह्मांड के छोटे बड़े रहस्यों को समझाने की कोशिश करती है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर ऐसा क्यों बना है जैसा हम उसे देखते हैं। भारत को दुनिया का साइंस लीडर बनाने में इस तरह की किताबों का क्या रोल है? सच तो यह है कि जब हमारे देश का कोई युवा वैश्विक मंच पर खड़े होकर ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों पर बात करता है तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाता है। अन्वय की ये किताब साबित करती है कि भारत अब सिर्फ मिशन भेजने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हम दुनिया को ज्ञान देने वाले देश भी बन रहे हैं। ये हमारे नेशनल क्वांटम मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक नई जान फूंकने जैसा है। यह किताब हमें यकीन दिलाती है कि आने वाले समय में विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें भारत की ही किसी लैब या किसी भारतीय दिमाग से निकलेंगी। यानी साफ है कि यह किताब सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी ही नहीं सुनाती, बल्कि इंसान को ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों से रूबरू भी कराती है। शायद आने वाले समय में यही सवाल, अंतरिक्ष के 3 आयाम यानी कि डायमेंशन ही क्यों है, विज्ञान की अगली सबसे बड़ी क्रांति की वजह बने और ब्रह्मांड के नए नए राजों को उजागर कर दुनिया के सामने लाए। और नया सवेरा में इसी बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि आज समाचार पत्रों में क्या कुछ है खास। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों में समाचार पत्र आ चुके हैं। इसका मतलब यही है कि प्रेस रिपोर्ट में आइए आज आपको बताते हैं कि कौन सी वो प्रमुख और दिलचस्प खबरें हैं जो अलग अलग पन्नों पर प्रकाशित हुई हैं। कृतिका। तो बिल्कुल भावना, सबसे पहली और प्रमुख खबर है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां एनसीआर में आज मेट्रो मंडे है और दिल्ली सरकार ने मेट्रो ट्रेनें और उनके जो फेरे हैं वो इस समय बढ़ा दी हैं, क्योंकि 6 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें जो है वो दिन के 24 फेरे एक्स्ट्रा फेरे लगाएंगे और इसके साथ ही मेट्रो के साथ ही डीटीसी की जो सभी बसें हैं वो भी आज सड़कों पर नजर आएंगी। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो सार्वजनिक वाहन है आप ऑफिस आने जाने के लिए या इधर उधर आने जाने के लिए उनका इस्तेमाल करिए, जिसके बाद में दिल्ली सरकार अब इस पर अमल कर रही है। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने एक और घोषणा की है कि सभी जो ऑफिस हैं, जितने भी कार्यालय हैं, वो अपने सभी कर्मचारियों को 2 दिन के लिए घर से काम करने की भी अनुमति दे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो एनसीआर की अगर हम बात करें तो 416 किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क है, जिसमें
303 स्टेशन है और 343 ट्रेनों के साथ हर रोज 4500 से ज्यादा फेरे लगते ही हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर अब आप भी अपने जो निजी वाहन है उनको छोड़ करके मेट्रो और साथ ही डीटीसी की जो बसें हैं उनके जरिए आप ऑफिस पहुंच सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपके हित से जुड़ी हुई है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है और ऐसे में आप घूमने जाएंगे और अलग अलग स्मारकों पे जाते हैं तो कभी कभी मुश्किल ये हो जाती है कि समझना उसके इतिहास को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको कई बार गाइड लेना पड़ता है। आप गाइड नहीं लेते तो आप उसकी इतिहास के बारे में अब आप बड़े आसानी से जान पाएंगे, क्योंकि इन स्मारकों पर ASI एक बड़ी अच्छी पहल लेकर आ रहा है। वो ये है कि यहाँ इंटरप्रिटेशन केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि दिल्ली के 4 ऐतिहासिक स्मारक हैं जहाँ बनने वाले हैं इंटरप्रिटेशन केंद्र, यानी कि डिजिटल माध्यम से अब आप जान पाएंगे कि ये स्मारक का महत्व क्या है, क्या इसका इतिहास है, और साथ ही साथ इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो इन व्याख्या केंद्रों यानी कि इंटरप्रिटेशन सेंटर से आपको मिलेगी। कौन कौन से वो 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक हैं? अशोक शिलालेख, पुराना किला, कुतुब मीनार और जंतर मंतर में ये आधुनिक व्याख्या केंद्र विकसित किए जा रहे हैं और इन केंद्रों का उद्देश्य है कि देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं यहाँ घूमने, वो स्मारकों के इतिहास और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को आसानी से समझ पाए। और इसी के साथ जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है वो है इबोला वायरस से जुड़ी, जहां WHO ने इबोला को स्वास्थ्य आपातकाल इस समय घोषित किया है। जी हां, WHO ने इबोला के नए स्ट्रेन वायरस को इस समय अलर्ट जारी किया है और इसको लेकर के ये निर्णय दरअसल इबोला के कारण जो मौतें हुई हैं 88 लोगों की और साथ ही 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले दर्ज हुए, उसके बाद में ये बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वायरस के अभी तक 6 स्ट्रेन के बारे में पता चला है, जो कि जायरे, सूडान, बुंडीबुगियो, ताई फॉरेस्ट, रेस्टर्न और बॉम्बली, ये 6 स्ट्रेन जिनका अभी तक पता चला है, जिसको लेकर के WHO ने इस समय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो अगर आज के अखबारों की बात करें तो ये कुछ मुख्य खबरें हैं जिन्हें आज अलग अलग अखबारों में जगह मिली है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां मेक्सिको के फ्यूबला राज्य में एक सशस्त्र हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। किसी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रूस की राजधानी मॉस्को और बेल्गोरोड क्षेत्र पर यूक्रेन ने 1 साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बड़ी कार्रवाई को कीव पर हुए रूसी हमलों का माकूल जवाब बताया। उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त रेल लाइन के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि रेल सेवा का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए लोग घर से ही काम करें। और इसी के साथ अब बात करते हैं मनी मंत्रा की। मनी मंत्रा में आज बात होगी लार्ज कैप फंड की। जी हां, लार्ज कैप फंड ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो देश की टॉप 100 बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं। ये फंड कम जोखिम और कम अस्थिरता के कारण नए और कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसके जरिए अगर हम देखें तो मजबूत ब्रांड, बेहतर लिक्विडिटी और स्थिर प्रदर्शन की वजह से लार्ज कैप फंड लंबे समय में भरोसेमंद और संतुलित रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो मनी मंत्रा में आज लार्ज कैप फंड की बात, जहां मजबूत ब्रांड और अच्छी बाजार प्रतिष्ठा ये लार्ज कैप फंड देते हैं, बेहद ही सेफ होते हैं। निवेशकों के लिए एक बड़ा अच्छा विकल्प होता है ये लार्ज कैप फंड, क्योंकि भरोसेमंद होते हैं और संतुलित रिटर्न का काम करते हैं और इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो दूसरे फंड्स के मुकाबले कम होता है। तो बाजार में उतार चढ़ाव का असर इन लार्ज कैप फंड्स पे कम पड़ता है। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे एक दिन एक उत्सव में आज क्या कुछ है खास। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आप देखते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या है खास।
जैन धर्म में व्रत और साधना को आत्म कल्याण का माध्यम माना गया है और इन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है रोहिणी व्रत, जो भगवान वासुपूज्य स्वामी की आराधना को समर्पित है। और मान्यता ये है कि रोहिणी नक्षत्र में किया गया ये व्रत सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए आपको दिखाते हैं। मंदिरों में गूंजती प्रार्थनाएं, भगवान वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमाओं का अभिषेक और पूजा अर्चना में लीन श्रद्धालु। रोहिणी व्रत पर देश भर के जैन मंदिरों में भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिलता है। जैन पंचांग के अनुसार जब भी आकाश में रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनता है, तब ये व्रत रखा जाता है। यही कारण है कि ये पर्व वर्ष में लगभग 12 से 13 बार मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे विधि विधान और सात्विकता के साथ भगवान वासुपूज्य की आराधना करते हैं। जैन परंपरा में रोहिणी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। श्रद्धालु इस व्रत को लगातार 3, 5 या 7 वर्षों तक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वासुपूज्य का जन्म बिहार के प्राचीन चंपापुर यानी वर्तमान भागलपुर में हुआ था। कठोर तपस्या और साधना के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। रोहिणी व्रत के अवसर पर श्रद्धालु स्नान ध्यान के बाद मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक और आरती करते हैं। दान पुण्य और संयमित जीवन को इस दिन विशेष महत्व दिया जाता है। महिलाओं द्वारा ये व्रत परिवार की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना के साथ भी रखा जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया यह व्रत पुराने कर्मों के क्षय और मानसिक शांति का मार्ग खोलता है। रोहिणी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म संयम, सकारात्मकता और आध्यात्मिक जागरण का महापर्व है, जहां तपस्या के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश छिपा है। यही वजह है कि जैन धर्म में यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ पीढ़ियों से निभाया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हरियाणा की सविता पुनिया की, जिन्हें भारतीय महिला हॉकी की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। जी हां, 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने हर मुकाबले में टीम की सबसे मजबूत दीवार बनकर देश का गौरव बढ़ाया है। जब हॉकी का मैच होता है तो इसी गोल पोस्ट से निर्धारित होता है किसी भी टीम की जीत या हार का आंकड़ा, क्योंकि जो गोल ज्यादा दाग देता है वो मैच जीत जाता है। ऐसे में अगर एक लड़की जो इसी गोल पोस्ट को इस कदर संभाल ले कि दुनिया कहे शी इज द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, तो बात करनी तो बनती है। हरियाणा की उस मिट्टी से जहां संघर्ष भी संस्कार बनकर जिया जाता है और बेटियां जब ठान लें तो सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। वहीं से निकली एक ऐसी खिलाड़ी जिसने भारतीय महिला हॉकी के गोल पोस्ट को अटूट विश्वास और अद्भुत साहस का प्रतीक बना दिया। ये कहानी है सविता पुनिया की, जिन्हें दुनिया भारतीय महिला हॉकी की ग्रेट वॉल के नाम से जानती है। सिरसा जिले के जोधका गांव में जन्मी सविता एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। दादा रंजीत सिंह के प्रोत्साहन और परिवार के सहयोग ने उनके भीतर वो विश्वास जगाया जिसने गांव की गलियों से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा दिया। सविता ने शुरुआती प्रशिक्षण सिरसा के अग्रसेन नर्सरी में लिया और बाद में हिसार के साइंस सेंटर में अपने खेल को निखारा। उनकी लंबी कदकाठी, तेज रिएक्शन टाइम और असाधारण फुर्ती को देख कोचेस ने उन्हें गोलकीपर के रूप में तैयार किया। मेरे को यह था कि दादाजी ने बोला तो अब तो मैं हॉकी ही खेलूंगी। 2007 में मेरा इंडिया कैंप के लिए नाम आया और जैसे ही मैंने पापा को बताया तो हम जैसे खेतों में रहते हैं तो जितने भी मेरे पड़ोसी थे सब जगह पापा ने लड्डू बांटे
और बहुत खुश हुए कि आज सपने की बहुत क्लोज मेरी बेटी पहुंच चुकी है। सविता ने 2011 में भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदार्पण किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर उन्होंने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उसी प्रदर्शन के बाद दुनिया ने उन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया। उन्होंने 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और हर मुकाबले में टीम की सबसे मजबूत ढाल बनकर खड़ी रही। सविता पुनिया की उपलब्धियां केवल मैदान तक सीमित नहीं रही, वे लगातार 3 बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी, जो भारतीय हॉकी इतिहास में एक असाधारण उपलब्धि है। उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी चुना गया और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन सविता की असली पहचान केवल एक महान गोलकीपर की नहीं, बल्कि उन लाखों बेटियों की प्रेरणा के रूप में है जो छोटे गांवों से बड़े सपने देखने का साहस रखती है। उनकी यात्रा ये सिखाती है कि अगर हौसला अडिग हो तो हर सीमा को पार किया जा सकता है। खेल के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए सविता पुनिया को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। और आइए अब देखते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी खबरें। दरअसल कांस फिल्म बाजार में इस बार एक ऐसी भारतीय फिल्म ने भी लोगों का ध्यान खींचा जो एक बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को सभी के सामने लाती है। 22 साल की युवा फिल्मकार करेन क्षिति सुवर्णा की फिल्म सितंबर 21 अल्जाइमर और उससे जूझते परिवारों की भावनात्मक संघर्ष की कहानी कहती है। यूरोप के सबसे बड़े फिल्म बाजार मार्च टू फिल्म में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग होना यह आसान बात नहीं है, लेकिन भारत की युवा शक्ति ने ये कर दिखाया है। मेरे साथ इस वक्त एक युवा फिल्म मेकर हैं भारत से, जिनकी फिल्म का प्रीमियर होने जा रहा है मार्च टू फिल्म में। किस तरह से आप बताइए, पहली फिल्म है कीर्ति सुवर्णा की पहली फिल्म है सितंबर 21। टेल मी, क्या इसका अनुभव रहा? मुंबई से कान तक का सफर आपने कैसे तय किया? पहले तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मार्च टू फिल्म में कान में, और डेफिनेटली ये मेरे लिए मेरा पहली बार है इधर। और मुंबई से कान तक का सफर मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मेरे पहले फिल्म में ही तय कर लूंगी। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा, एंड आगे भी होता रहेगा। डेफिनेटली मैं बस लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ और जी रही हूँ ये कान वाली जिंदगी अभी के लिए। तो सितंबर 21 किस तरह की फिल्म है, कैसे ये दर्शकों से कनेक्ट कर पाएगी? तो जो सितंबर 21 है वो टाइटल ऑफ द फिल्म सितंबर 21 है, और ये मई 22 को हमारे भारत में रिलीज भी हो रहा है। तो ये जो फिल्म है ये सब्जेक्ट अल्जाइमर्स के ऊपर है, बट बहुत सारी फिल्में आई हैं जो अल्जाइमर्स के पेशेंट के ऊपर बनाई गई है। बट ये जो फिल्म है, हम लोगों ने एक्चुअली ये फिल्म दर्शाया गया है एक केयर गिवर के पर्सपेक्टिव से, कि केयर गिवर्स क्या बीतती है, या केयर गिवर्स व्हाट दे गो थ्रू, उन पर भी मानसिक तरह का बहुत सारा तनाव पड़ता है। तो उनकी जर्नी कैसे होती है अलॉन्ग विद द पेशेंट, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो उस बारे में है फिल्म, और हम लोगों ने बहुत सारे केयर गिवर्स को दिखाया भी है। ये फिल्म हम लोगों को बहुत टचवुड बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आए हैं, तो प्लीज जाकर देखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, ये भारत की युवा शक्ति है जो असल कहानियों के साथ आज भारत से निकलकर वैश्विक मंच पर आ रही है। चकाचौंध से दूर, ये वो कहानियां हैं, ये वो फिल्में हैं जो आपके दिल को जरूर छुएंगी और सिनेमा की असली ताकत का एहसास कराएंगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, कान। आइए आगे बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं आपके शहर के मौसम का हाल जान लेते हैं। जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए।
और इसी के साथ नया सवाल में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें। तो भावना क्या कुछ है आज खास? बिल्कुल, ये खास तस्वीरें दक्षिण कोरिया से आ रही है कृतिका, और दक्षिण कोरिया के सियोल से लोटस लैंटेन फेस्टिवल की अद्भुत तस्वीरें आप देखिए। बुद्ध जयंती पर हजारों भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने रंग बिरंगी लालटेन लेकर भव्य मार्च निकाला है। इन रोशनी से जगमगाती तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आपकी भी कुछ जिंदगी इसी तरीके से जगमगाती रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।